बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड। सॉलिड स्टेट फिज़िक्स से हमने ये टॉपिक लिया है। वेरियस प्रॉपर्टीज़ हमने मटेरियल्स की डिस्कस की अकॉर्डिंग टू देयर फोर्स फील्ड या किसी फील्ड के रिस्पांस में, जैसे ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़, जैसे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़, जैसे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, जैसे इलेक्ट्रॉनिक या ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज़। तो आज की हमारी डिस्कशन है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। जनरल डिस्कशन हम बैस में यूँ लेंगे। हमने ये पढ़ा हुआ है एम्पियर्स लॉ या प्रोफेसर हैंस ऑस्टर्ड उनके आइडियाज़ के मुताबिक अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को यूँ एक्सप्लेन किया जा सकता है कि जब हमें कोई एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, अगर हम एक वायर में से करंट पास करें और वो अपने गिर्द मैग्नेटिक फील्ड रखती है। ये हैंस ऑस्टर्ड की डिस्कवरी थी कि देयर इज़ अ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, और फिर उसके बाद उसका ओरिजिन देखा गया तो एम्पियर्स के मुताबिक ये था कि मूविंग चार्ज जो है वो अपने गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी रखता है। यानी स्टैटिक चार्ज के गिर्द सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, लेकिन जब वो मूविंग चार्ज हो तो मूविंग चार्ज के गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। दिस आइडिया इज प्रेजेंटेड बाय एम्पियर। याद रहे, करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट ऑस्टर्ड ने बताया था और उसका बेस मूविंग चार्जेस थे और वो एम्पियर्स ने बताए। नाउ फिर उसके बाद मैग्नेटिक इंडक्शन का कंसेप्ट आया कि जब आप मैग्नेटिक फील्ड को या मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं तो आप इंड्यूस करंट या इंड्यूस ईएमएफ जनरेट कर सकते हैं। सादा अल्फाज में कहें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में ये होगा कि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है, और मैग्नेटिक इंडक्शन में कहें तो आप कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। इन दो लॉ को बहस बनाकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के कुछ रिजल्ट्स बताए गए कि चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्ट्स मैग्नेटिक फील्ड, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रिजल्ट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, and in turn variation of each other generates the electromagnetic waves. Now अब अगर ये कहा जाए कि मूविंग चार्जेस जो हैं वो क्या शो करते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या अपने इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी शो करते हैं, तो फिर अगर हम ऐसे चार्जेस को अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड दें तो डेफिनेटली उन्होंने अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के लिए कुछ रिस्पांस शो करना है। तो अगर मैं एक मटेरियल ले लूँ और उस मटेरियल के अंदर मूविंग चार्जेस की कलेक्शन दे दूँ और हर चार्ज अपने इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी रखता हो, तो जब बाहर से मैग्नेटिक फील्ड देंगे तो वो मटेरियल कुछ रिस्पांस देगा उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को। वो बाद में हम डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन किस बेस पर बनती है। तो वो रिस्पांस ऑफ मटेरियल या सॉलिड टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड्स, यानी रिस्पांस ऑफ मटेरियल टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। तो बहस में जाते वक्त हम सिंपल एटॉमिक मॉडल को डिस्कस करते हैं। सिंपल एटॉमिक मॉडल क्या है? सादा अल्फाज में ये कहें कि मटेरियल्स एटम की कलेक्शन होती है। जैसे हम रिजिड बॉडी को कहते हैं, वो पार्टिकल्स की कलेक्शन होती है फिक्स पोजीशन पे। तो मटेरियल्स की क्लासिफिकेशन में फिर यूँ कर सकता हूँ कि मैं यूँ कह सकता हूँ मटेरियल्स एटम से कंपोज्ड है। ठीक है। तो एटम्स क्या है जी? एटम्स के अंदर कहा गया कि ये खुद कलेक्शन है। ठीक है। किसका? पॉजिटिव कोर न्यूक्लियस, यानी जहाँ पे प्रोटॉन को इनसाइड द न्यूक्लियस सीटेड कहा गया है और न्यूक्लियस की जस्ट स्पिनिंग बताई गई है। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन क्लाउड या इलेक्ट्रॉन के लिए बताया गया वो डिफरेंट इक्विपोटेंशियल सरफेसेस यानी ऑर्बिट्स में ऑर्बिट कर रहे हैं अराउंड द पॉजिटिव कोर न्यूक्लियस। नाउ इलेक्ट्रॉन के बारे में, यानी मटेरियल्स में एटम और फिर एटम्स में दो इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव कोर न्यूक्लियस। नाउ इलेक्ट्रॉन के बारे में ये कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल मोशन भी शो करता है और अपने एक्सिस के गिर्द स्पिनिंग मोशन भी शो करता है। इसी तरह से न्यूक्लियस की स्पिनिंग मोशन बताई जाती है, लेकिन न्यूक्लियस की स्पिनिंग मोशन एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल एंड स्पिनिंग मोशन मच लेस होती है, इसलिए उसे इग्नोर किया जाता है, निगलेक्ट किया जाता है। ये नहीं है कि वो एग्जैक्टली रेस्टेड होता है, नहीं, उनकी मोशन इतनी
स्मॉल मोमेंटम की होती है कि उसे एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन इग्नोर किया जा सकता है। नाउ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल मोशन शो करते हैं, इलेक्ट्रॉन स्पिनिंग मोशन शो करते हैं। इसका मतलब है वो मूविंग इलेक्ट्रॉन फिर अपने तौर पर कोई मोमेंटम शो करेंगे। नाउ वो स्पिनिंग मोशन शो करते हो तो एंटीरियर एक्सिस लेंगे, ऑर्बिटल मोशन लेते हो तो एक्सटीरियर एक्सिस लेंगे। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिटल मोशन एंड द स्पिनिंग मोशन। ऑर्बिटल मोशन में एक्सिस ऑफ रोटेशन एक्सटीरियर होता है, स्पिनिंग मोशन में एक्सिस ऑफ रोटेशन इंटीरियर पॉइंट होता है। नाउ अगर वो ये दोनों मोशन शो करते हैं तो उसके पास फिर एंगुलर मोमेंटम होगा ऑर्बिटल मोशन का भी और स्पिनिंग मोशन का भी। ना अगर ये कहा जाए कि उनके पास एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है, तो फिर डेफिनेटली मूविंग इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट कर रहे हैं ऑर्बिटल्स के अंदर, वो तो फिर उस ऑर्बिट को एक करंट कैरिंग लूप के तौर पे पेश कर रहे होंगे कि वहां पे चार्जेस एक डेफिनेट पाथ पे मूव कर रहे हैं, ठीक है। वो करंट कैरिंग लूप अकॉर्डिंग टू एम्पेयर अपनी मैग्नेटिक फील्ड शो कर सकता है, और जब हम उसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो उस फील्ड के इन्फ्लुएंस की वजह से वो अपना कोई रिस्पांस देगा, और इसी को हम उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मटेरियल की क्लासिफाई करते हैं। यानी मैं ये कहूँ, दस इन एटम्स करंट कैरिंग लूप ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड एंड शोज द मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। वो करंट कैरिंग लूप अपना एक मैग्नेटिक मोमेंट शो करेगा, सही है। नाउ क्लासिफिकेशन किस बेस पे की जाती है, ये तो आप कंफर्म हो गया कि वहां पे करंट कैरिंग लूप अपना मैग्नेटिक मोमेंट रखते हैं, सही है। अब हुआ ये कि अगर मैं एक सिंपल मॉडल बताऊं, मेरे पास एक टॉप है जो डेफिनेट एंगुलर मोमेंटम के साथ एंगुलर मोशन शो कर रहा है, स्पिनिंग टॉप। तो टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम की रिलेशनशिप में अगर मैं ये कहूं कि टॉर्क कांस्टेंट हो तो एंगुलर मोमेंटम भी कांस्टेंट होगा, ठीक है। नाउ ये फार्मूला जो आप F इज इक्वल टू डेल्टा P ओवर डेल्टा T का ले रहे थे, उस जैसा आप टॉर्क का लेंगे डेल्टा L ओवर डेल्टा T का। लेकिन यहाँ पे फर्क है, जब टॉर्क कांस्टेंट नहीं रहता फिर एंगुलर मोमेंटम भी कांस्टेंट नहीं रहता, और एंगुलर मोमेंटम आपके पास अराउंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है, सही है। तो जब टॉर्क कांस्टेंट नहीं रहता, एंगुलर मोमेंटम भी कांस्टेंट नहीं रहता, तो फिर आपको ये वाला जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना, लाइक अ कोन स्पिन करता हुआ नजर आएगा, ठीक है। इस बिहेवियर को प्रिसीजन का नाम दिया गया है, ठीक है। और यही वाला बिहेवियर जो है वो इलेक्ट्रॉन के लिए भी देखा जाता है, या इलेक्ट्रॉन लूप करंट कैरिंग लूप के लिए भी देखा जाता है। जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं तो वो जो मैग्नेटिक मोमेंट ऑर्बिटल और स्पिनिंग मोशन का है, ठीक है, उसकी वजह से वो अपने आप की अलाइनमेंट करते हैं टू द इन द मैग्नेटिक फील्ड, बट ये अलाइनमेंट डायरेक्टली नहीं हो सकती। क्यों? क्वांटाइजेशन स्पेस के अंदर क्वांटाइजेशन रूल्स को अप्लाई करना होगा। फिर क्या होता है, वो में जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो अपने आप को वेरियस कंपोनेंट्स की फॉर्म में शो करता है। कुछ कंपोनेंट्स अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करते हैं, कुछ कंपोनेंट्स को हम यू करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट वो अलाइन होते हैं, और कुछ कंपोनेंट अपना ही इतना इन्फ्लुएंस रखते हैं कि वो साथ वालों को भी अलाइन कर देते हैं। इन दिस वे मैग्नेटिक मटेरियल्स को की क्लासिफिकेशन की गई। यानी मैं यूं कह सकता हूं, व्हेन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड then the orbital and spin angular momentum experiences start to align themselves in the direction of magnetic field। यानी रिस्पांस आ गया कि जो ऑर्बिटल एंड स्पिन एंगुलर मोमेंट है वो टॉर्क एक्सपीरियंस करके अपने आप को फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करता है, सही है। लेकिन बट क्या हुआ, ड्यू टू स्पेस क्वांटाइजेशन दे कैन नॉट डू डायरेक्टली। ये काम एकदम से नहीं हो सकता according to the space quantization। फिर क्या होगा, the loop start precision, वो precision लेना शुरू कर देता है, due to which atom having many component of magnetic moment in the space due to definite magnetic moment reference to the direction of applied magnetic field, क्या होगा, materials are classified according to this behavior in diamagnetic class, in a paramagnetic class, in a ferromagnetic class, in ferrimagnetic class and antiferromagnetic class। Thank you।